जय हिंद दोस्तों, मैं शिवांजय पाठक एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सल एग्जाम पर। दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक राष्ट्रपति पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आइए देख लेते हैं आज का अपना यह टॉपिक। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ, कार्यपालिका के विषय में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। आइए आगे देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान। इसका यह आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है प्रधान। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका भी आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आइए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका भी आंसर राष्ट्रपति ही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। इसका आंसर चुनाव आयोग हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। छठा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। इसका भी आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। आइए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका भी आंसर राष्ट्रपति ही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। आठवां प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका भी आंसर राष्ट्रपति ही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसका आंसर भी राष्ट्रपति हो जाएगा। आइए नवा प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के पास, उच्चतम न्यायालय द्वारा के पास। आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। दोस्तों, मैं क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको विस्तार पूर्वक राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ाया है सब्जेक्टिव वाइज, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने राष्ट्रपति के ऊपर हर चीज़ वहाँ पर डिस्कस की है, अच्छे से बताया है, नोट्स बनाकर और फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छे तरीक़े से समझाया है। आइए देख लेते हैं आज का 11वां प्रश्न। राष्ट्रपति में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। जी हाँ, 2 सप्ताह मिलता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो होते हैं उनको प्रचार के लिए 2 सप्ताह मिलते हैं। आइए 13वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। आइए आज का 14वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। यह बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आती है। दोस्तों, मैंने जो राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाया है उसमें सारे अनुच्छेद को अच्छी तरह कवर किया है। प्रत्येक अनुच्छेद 52 क्या होता है, 53 अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद 54 क्या होता है, अनुच्छेद 55 में क्या बात बोली गई है राष्ट्रपति के विषय में, हर बात मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई है। आशा करता हूँ वहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वह प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं आज का 15वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? कौन होता है निर्वाचन मंडल में? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में।
आइए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। आइए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचन के लिए। जी हाँ। आइए आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। दोस्तों, महाभियोग के विषय में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। आशा करता हूँ वहाँ पे कुछ समझ में आया होगा, आपको सीखने को मिला होगा। आइए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए। प्रस्तावकों की भी संख्या 50 और अनुमोदकों की भी संख्या 50 ही होनी चाहिए। आइए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। इस विषय पर मैंने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया था। किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। आइए आगे देख लेते हैं। 23वां प्रश्न। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, महाभियोग लगाकर। जी हाँ, महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। आइए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। आइए आगे प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है या लगाया जा सकता है। 26वां प्रश्न ये देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, उसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस समय सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसके सामने राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है। 27वां प्रश्न आइए देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। आइए आगे देख लेते हैं। 28वां प्रश्न। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका पद वो ग्रहण करते हैं और कार्यभार संभालते हैं। आइए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां मतलब प्रश्न देख लेते हैं। 28वां तो हो ही गया है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थितियों में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? इसका प्रश्न भी महाभियोग लगाने पर भी त्यागपत्र देना होगा राष्ट्रपति को। दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया एक बार आप लोग फिर से समझ लें। महाभियोग प्रक्रिया जो है वह किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। राष्ट्रपति के पास 14 दिनों का नोटिस भेजा जाता है। उस नोटिस पे जिस सदन से वह प्रक्रिया शुरू होती है उस पर सभी लोगों के हस्ताक्षर, वहाँ पर 1/4 सदस्य जो होते हैं जिस उस सदन के उनका हस्ताक्षर होना अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद उस सदन में वह 2/3 बहुमत से पास होगा। उसके बाद वह दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में भी वह दूसरा सदन उस महाभियोग के आरोप जो सत्य हैं या नहीं उसके विषय में वो जांच करवाएंगे और वहाँ भी विशेष बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ पास करवाना होगा, तब महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। आइए आगे देख लेते हैं। 30वां प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। जी हाँ, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। आइए 31वां प्रश्न देख लेते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनको समय होने के पूर्ण ही हटाया जा सकता है, मतलब 5 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही उनको हटाया जा सकता है।
आइए 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को देता है यह सूचना। आइए आगे देख लेते हैं 33वां प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिनों के बाद, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है, 14 दिनों के बाद। आइए आगे देख लेते हैं 34वां प्रश्न। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश यह कार्य करते हैं। जी हाँ। आइए 35वां प्रश्न देख लेते हैं। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिस सदन से वह प्रक्रिया शुरू की जाएगी वहाँ के 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। जी हाँ, उपराष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। जी हाँ, इसका आंसर महाभियोग हो जाएगा। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये रिपीटेड प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक। 6 महीने तक उपराष्ट्रपति कार्य करता रहेगा। आइए 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। आइए 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे श्री बीबी गिरी। श्री बीबी गिरी जी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आइए 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। आइए 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। आइए इसको भी देख लेते हैं। श्री बीबी गिरी जी थे। जी हाँ, श्री बीबी गिरी जी थे। आइए 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीवा रेड्डी जी। आइए 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। आइए 46 नंबर देख लेते हैं हम। किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है। आइए देख लेते हैं 47वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। दोस्तों, ये अनुच्छेद मैं आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उस टॉपिक को अच्छे से ना समझा हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके, जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें आप जाकर के राष्ट्रपति का जो पहला पार्ट मैंने पढ़ाया है उसको आप देख सकते हैं। 48 नंबर प्रश्न आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 141 के अंतर्गत यह बात कही गई है। आइए 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी जी। जी हाँ, नीलम संजीवा रेड्डी जी रहे हैं जिस समय जनता पार्टी शासन में थी।
उसमें राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। आइए 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। जी हाँ, अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आइए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, जिनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। आइए 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति। जो विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है उनका नामांकन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। आइए 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जी, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है 1979 के समय। आइए 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। आइए 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूतों के कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। इसका भी आंसर राष्ट्रपति ही हो जाएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों को मैं ज़्यादा डीप नहीं समझा रहा हूँ, ना मैं आपको डीप पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अगर डीप समझना है, तो आप हमारे जो पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने इस पार्ट को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। इसलिए प्रश्न को ज़्यादा डिटेल से नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खाली प्रश्न और उसके उत्तर ही बताता जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आप एक या दो नंबर के प्रश्न यहाँ से आपको सीधे फंसेंगे। बस आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। आइए देख लेते हैं आज का 57 नंबर प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए बताया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति की। आइए 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसी की फांसी की सज़ा बदलने या उसकी सज़ा कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। आइए 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आइए 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर वह यह घोषणा कर सकता है। आइए 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत यह कार्य कर सकता है। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है? केवल राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि उसको वह क्षमा कर दे या उसकी सज़ा से मुक्त कर दे। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में यह कार्य कर सकता है।
66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? इसका आंसर भी राष्ट्रपति ही हो जाएगा। जी हाँ, राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। संसद की आकस्मिक निधि से वह धन निकाल सकता है। आइए देख लेते हैं 67 नंबर प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के किस सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? 6 सप्ताह तक। आइए 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर अधिनियम। जी हाँ, भारतीय डाकघर अधिनियम का प्रयोग किया था। आइए 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। दोस्तों, इन सारे अनुच्छेदों को मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। कोई भी अनुच्छेद वो हो, चाहे 74 हो, 72 हो, 73 हो, किसी भी अनुच्छेद को आप ले लीजिए, उनको सबको मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। आइए देख लेते हैं आज का 70 नंबर प्रश्न। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। आइए 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार कहलाता है? विधायी अधिकार कहलाता है। आइए 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं हैं जो इसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है। राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। आइए 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब यह अधिनियम बन जाता है। आइए 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, कुछ थोड़े ही प्रश्न बचे हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित संसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। आइए 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करेगी इसका निर्णय। जी हाँ। आइए 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। आइए 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। आइए आगे देख लेते हैं 82 नंबर प्रश्न। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 5 लाख रुपए। जी हाँ, प्रतिमाह 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को मिलते हैं वेतन के रूप में। पहले यह वेतन 1.5 लाख रुपए हुआ करता था। 63 नंबर आइए प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। यहाँ पे दोस्तों संवैधानिक थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। यह चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। जी हाँ, संविधान सभा द्वारा यह चुनाव किया गया था। आइए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला
करने में कानूनी रूप से सक्षम है। भारत के राष्ट्रपति, जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम होते हैं। दोस्तों, आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज के इस टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? या आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।